नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी का पेपर हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, यानी साइंस का सारे डिपार्टमेंट एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या एनटीपीसी मेंस की तैयारी करते हैं तो यहाँ से आप लोग एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि टीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे रिपीट होने का पूरा चांस है। तो आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग एक ही वीडियो में सारे साइंस का क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं, जो कि ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे सारे टेबल आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री का, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपको इस प्रकार का जो है मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग एक बार रिवीजन जो है वो ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, पिछले बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम में देखा गया है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया है टीसीएस का, वो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन जो है वो करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग आज एक ही वीडियो में साइंस का सारे डिपार्टमेंट कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा स्टैटिक जीके का या करंट अफेयर्स का, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या आप लोग NKY जीके मास्टर सर्च कीजिए टेलीग्राम में जाके, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी में बहुत सारे पूछा गया है। तो हम लोग बायोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगा, किस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और कितने प्रतिशत जो है छात्र सही आंसर इसको दिए हैं, वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए सिर्फ 2.93% ही इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर किए हैं। ठीक है, चलिए प्रथम क्वेश्चन क्या है। प्रथम क्वेश्चन है कि स्वदेशी CRT थेरेपी ने बी ऑल और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है। स्वदेशी CRT थेरेपी ने बी ऑल और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है। तो नॉन हॉजिकिन लिफोमा, नॉन हॉजिकिन लिफोमा हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय से कौन सा रोग होता है। लिपिड पाचक एंजाइम की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय से कौन सा रोग होता है। तो टेसेक रोग होता है। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1990 में शुरू की गई मानव जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य मानव DNA को बनाने वाले कितने अरब क्षारक युग्म के अनुक्रम का निर्धारण करता है। 1990 में शुरू की गई मानव जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य मानव DNA को बनाने वाले कितने अरब क्षारक युग्म के अनुक्रम का निर्धारण करना था। तो 3 अरब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीन थेरेपी प्रयोग जो सितंबर 1990 में शुरू हुआ में किस अपूर्णता के विरुद्ध रेट्रोवायरस वेक्टर का प्रयोग किया गया था। प्रथम मानव जीन थेरेपी प्रयोग जो सितंबर 1990 में शुरू हुआ था, वो किस अपूर्णता के विरुद्ध रेट्रोवायरस वेक्टर का प्रयोग किया गया था। तो एडेनोसिन डी एमिनेज हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में सुगठिता का उदाहरण है, यानी कौन पौधों में सुगठिता का उदाहरण है। तो हेट्रोफिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉल एलिच को पहला कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट सॉल्वोवार्सन की खोज के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। पॉल एलिच को पहला कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट
साल्वोआर्सन की खोज के लिए किस वर्ष इसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1908 में मिला था। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक बार यहाँ से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही एडवांस लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेबेसी कुल के किस पादपों के बीज का उपयोग मसाले, सुरुचिकर्मक और पूरक आहार के रूप में किया जाता है? फेबेसी कुल के किस पादप के बीजों का उपयोग मसाले, सुरुचिकर्मक और पूरक आहार के रूप में किया जाता है? तो ट्राइगोनेला फिनम गिरिकम, ट्राइगोनेला फिनम गिरिकम हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य तने और मूलों के किस क्षेत्र में स्पंजी मुलायम मृदुतक कोशिकाएं होती है जो पादप के लिए पोषक तत्वों के लिए जाती है और संग्रहित करती है? मुख्य तने और मूलों के किस क्षेत्र में स्पंजी मुलायम मृदुतक कोशिकाएं होती है जो पादप के लिए पोषक तत्वों को ले जाती है और संग्रहित करती है? तो ये मज्जा हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मज्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त परसुका के ऊपर कुट परसुका के कितने युग्म स्थित होते हैं जो परसुक उपस्थिति द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? मुक्त परसुका के ऊपर कुट परसुक के कितने युग्म स्थित होते हैं जो पार्श्विक उपस्थिति द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो स्पायरोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा यानी रूबिस्को हो जाएगा। रूबिस्को जो है वो जीव मंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिक ने कोशिकीय मैसेंजर के रहस्य को उजागर किया जो अल्जाइमर और मधुमेह के इलाज में मदद कर सकता है? किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिक ने कोशिकीय मैसेंजर के रहस्य को उजागर किया और जो अल्जाइमर और मधुमेह के इलाज में मदद कर सकता है? तो ये IISc बेंगलोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, IISc बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षे चेंज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि DNA ही अनुवांशिक पदार्थ है? हर्षे चेंज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि DNA ही अनुवांशिक पदार्थ है? तो 1952 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा विकल्प पर्नेट वर्ग के पूर्वानुमानों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? कौन सा विकल्प पर्नेट वर्ग के पूर्वानुमानों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? तो जीन प्रारूपी और लक्षण प्रारूपी संभावनाएं हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चिकित्सा शब्द खाने से संबंधित उस विकार का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा व्यय आवश्यकताओं से कम हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी वजन घट जाता है? कौन सा चिकित्सा शब्द खाने से संबंधित उस विकार का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा व्यय आवश्यकताओं से कम हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी वजन घट जाता है? तो ये हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया और नर्वोसा हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में उपज और उत्पादकताओं में सुधार के लिए विकसित जीनोम एडिटेड चावल की किस्म का नाम क्या है? मई 2025 में उपज और उत्पादकताओं में सुधार के लिए विकसित जीनोम एडिटेड चावल की किस्म का नाम क्या है? तो DRR धान 100 यानी 100 और पूसा DST चावल फर्स्ट यानी DRRS धान 100 यानी कमला और पूसा DST चावल फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में DBW 371 यानी करण बिरंदा, DBW 303 करण वैष्णवी और DBW 187 करण वंदना किस फसल की किस्म है? ये सभी जो है किस फसल की किस्म है? तो गेहूं का यानी करण बिरंदा, करण वैष्णवी और करण वंदना।
ठीक है, ये सभी गेहूं का किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिटूनिया में कौन सा वर्णक होता है जो अम्लीय वातावरण में अम्लीय वातावरण में उन्हें लाल बैंगनी रंग देता है। पिटूनिया में कौन सा वर्णक होता है जो अम्लीय वातावरण में लाल बैंगनी रंग देता है? तो एंथोसानिन हो जाएगा, एंथोसानिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संशोधित भेड़ का उत्पादन किया? किस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संशोधित भेड़ का उत्पादन किया? तो शेर ए कश्मीर विश्वविद्यालय, शेर ए कश्मीर विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 समाचार में गुइलेन बेर सिंड्रोम मुख्य रूप से मानव शरीर तंत्र के किस हिस्से का प्रभावित करता है? 2025 समाचार में गुइलेन बेर सिंड्रोम मुख्य रूप से मानव शरीर तंत्र के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो ये परिसरीय तंत्रिका तंत्र, परिसरीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल जहां वे संप्रेषण करते हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली सही है? दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल जहां वे संप्रेषण करते हैं उसके लिए कौन सा शब्दावली सही है? तो अंतर्ग्रहित विदर, अंतर्ग्रथित विदर हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दीर्घकालीन रोग में फेफड़ों के वायुकोशों की आंतरिक भित्ति यानी एल्यूवेली क्षतिग्रस्त होने के कारण अंतः फट जाती है? किस दीर्घकालिक रोग में फेफड़े के वायुकोष्ठों की आंतरिक भित्ति एल्यूवेली क्षतिग्रस्त होने के कारण फट जाती है? तो वातस्फीति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन कणिकाओं के निर्माण, पाचन, चयापचय और पुरुष प्रोस्टेट के कार्य में कौन सा खनिज सहायक करता है? तो ये जिंक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका ही हो जाएगा जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा की C4 पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है? C4 पौधों में कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है? तो प्रकाश शोषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जीनोम आधारित चावल की किस्म विकसित करने वाला पहला देश कौन सा है? जीनोम आधारित चावल की किस्म विकसित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूवेली और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? एल्यूवेलियो और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए कौन सा तत्व समानता प्रोटीन में नहीं मौजूद होता है? कौन सा तत्व समानता प्रोटीन में नहीं मौजूद होता है? तो फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन का वर्णन करता है जो किसी जीव के जिन प्रारूपी और लक्षण प्रारूप में परिवर्तन का कारण बनता है? कौन सा शब्द डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन का वर्णन करता है जो किसी जीव के जीवन प्रारूपी और लक्षण प्रारूपी में परिवर्तन का कारण बनता है? तो उत्परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा विकल्प मानव आहार में आहारी फाइबर के कार्यों को उचित ढंग से दर्शाता है? तो पाचन में सहायता करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक मोटी लिग्निन भित्ति वाली मृत कोशिकाओं से बना एक पादप ऊतक द्वितीयक स्क्लेरोकाइमा का मुख्य कार्य क्या है? अत्यधिक मोटी लिग्निन भित्ति वाले मृत कोशिकाओं से बना एक पादप ऊतक द्वितीयक यानी स्क्लेरोकाइमा, इसी का जो है वैज्ञानिक नाम है स्क्लेरोकाइमा, का मुख्य कार्य क्या है? तो पादप को यांत्रिक आधार और सामर्थ्य प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेजोमोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन सी है जो मनुष्य में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? फ्लेजोमोडियम की सबसे प्राणघाती प्रजाति कौन सी है जो मनुष्य में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? तो प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो इसका ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो खसरा जो है वो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनन कंकाल में कितनी अस्थियां होती है जिनमें से प्रत्येक के अपने शरीरीय लैंडमार्क और विकास के चरण होते हैं? तो 14 हो जाएगा। 14 अस्थियां होती है जिनमें जो है प्रत्येक के अपने शरीरीय लैंडमार्क और विकास के चरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक आपदाएं मुख्यतः डैश के कारण होती है? तो जो जैविक आपदाएं होती है वो संक्रामक रोग और महामारी के कारण होती है। संक्रामक रोग और महामारी के कारण होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से जैव अणु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है? कौन से जैव अणु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? यानी कौन सा रोग जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य नहीं है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य नहीं है? तो एकल कृषि का बढ़ावा देना। एकल कृषि का बढ़ावा देना ये बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पशु भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लुप्तप्राय और सुरक्षित रूप से सूचीबद्ध है? कौन सा पशु भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लुप्तप्राय और सुरक्षित रूप से सूचीबद्ध है? तो लॉयन टेल्ड मकाक हो जाएगा। लॉयन टेल्ड मकाक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग आवृतबीजियों में पुष्प के मादा जनन भाग के निरूपित करता है? कौन सा अंग आवृतबीजियों में पुष्प के मादा जनन भागों को निरूपित करता है? तो ये जयांग हो जाएगा। जयांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को क्या होता है? तो ये वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं। ये वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करा कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा में विलय होता है? तो विटामिन ए और डी। विटामिन ए और डी जो है ये वसा में विलय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ए और डी जो है वसा में विलय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग पुष्प के नर जनन भागों को निरूपित करता है? कौन सा अंग जो है वो पुष्प के यानी आवृतबीजियों में कौन सा अंग पुष्प के नर जनन भागों को निरूपित करता है? तो ये पुमंग हो जाएगा। पुमंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सी जीनोम संपादित चावलों की किस्म भारत द्वारा 2025 में लॉन्च की गई है? कौन सी जीनोम संपादित चावल की किस्म भारत के द्वारा 2025 में लॉन्च की गई है? तो DRR चावल 100। DRR चावल 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत है? कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो पशु प्रोटीन का स्रोत है? तो ये अंडे हो जाएगा। अंडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यकृत में उत्पादित लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है जो रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यकृत में उत्पादित लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है जो रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो फाइब्रिनोजन हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए आहार्य फाइबर का समृद्ध स्रोत है? कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए आहार्य फाइबर का समृद्ध स्रोत है? तो ये ओट्स हो जाएगा। ऑप्शन सी ओट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सी पद्धति साधारणीय कृषि को बढ़ावा देती है? कौन सी पद्धति साधारणीय कृषि को बढ़ावा देती है? तो फसल चक्र और जैविक कृषि। फसल चक्र और जैविक कृषि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा वृहद अणु पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? कौन सा वृहद अणु पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ये स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रुधिर वाहिकाएं मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती है? तो ये धमनी। धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि वैज्ञानिक की किस जोड़ी ने सर्वप्रथम DNA की संरचना के लिए डबल हेलिक्स
मॉडल का प्रस्ताव रखा था? वैज्ञानिक की किस जोड़ी ने सर्वप्रथम डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्ताव रखी थी? तो ये वाटसन और क्रिक हो जाएगा, वाटसन और क्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्थानिक स्पीशीज क्या है? स्थानिक स्पीशीज क्या है? तो वे स्पीशीज जो केवल विशेष क्षेत्र में पाई जाती है और अन्य कहीं नहीं पाई जाती है। वे स्पीशीज जो केवल विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, अन्य कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं? पादप का कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये पुष्प हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अनुवांशिक और विविधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता और विविधताओं के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलय होते हैं? तो जल में विलय दोस्तों कौन होते हैं? तो बी और सी जो है वो जल में विलय होते हैं। इन बी का सारे कंपोनेंट B1, B2, B3, B12 और विटामिन सी, बी और सी जो है जल में विलय होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? प्रोटीन जो है मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए, ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी खनिज रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए अनिवार्य है? कौन सी खनिज रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए अनिवार्य है? तो ये आयरन हो जाएगा। आयरन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प रेड डाटा पुस्तक के उद्देश्यों को सर्वोत्तम वर्णन करती है? कौन सा विकल्प रेड डाटा पुस्तक के उद्देश्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो संकटप्रन पादप और जंतुओं की स्पीशीज का रिकॉर्ड, संकटप्रन पादप और जंतुओं की स्पीशीज का रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक जैसे सब्जियों में कौन सा वर्णक मौजूद होता है जो विशेष हरा रंग प्रदान करता है? पालक जैसे सब्जियों में कौन सा वर्णक मौजूद होता है जो विशिष्ट हरा रंग प्रदान करता है? तो ये क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो ये ऊर्जा प्रदान करती है, ये ऊर्जा प्रदान करती है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो वंशानुक्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मधुमेह रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है? मधुमेह रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण अपर्याप्त स्राव के कारण होता है? तो इंसुलिन के कारण। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि शरीर की आंतरिक ध्वनि की विशेषकर हृदय और फेफड़ों से आने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? शरीर की आंतरिक ध्वनि की विशेषकर हृदय और फेफड़ों से आने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण का क्या नाम है? तो स्टेटोस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी में साइंस का क्वेश्चन सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछा गया है। इस साइंस का बहुत ही कम क्वेश्चन जो आया है एनटीपीसी में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन साइंस का आया है वो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार यहाँ से सारे क्वेश्चन रिविजन जो है ग्रुप डी के लिए जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ग्रुप डी में जो है उस साइंस का लेवल वो बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जितना हो सके प्रीवियस ईयर का टीसीएस का क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं? स्ट्रेटेजी के या करंट अफेयर्स या हिस्ट्री? आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर एक बार बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और प्रथम क्वेश्चन है कि स्थिर तापमान और दाब पर एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डैश है। स्थिर तापमान और दाब पर एक स्वतः
स्फूर्त प्रक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डैश है। तो ये डेल्टा जी 0 से छोटा हो जाएगा, डेल्टा जी 0 से छोटा हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 540 × 10⁻12 हर्ट्ज केसीडी आवृत्ति के एक वर्णी विकिरण की दीप्त प्रभाविकता ल्यूमेन प्रति वाट मात्रक में व्यक्त करने पर डैश होगी। यानी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज केसीडी आवृत्ति के एक वर्णी विकिरण की दीप्त प्रभाविकता ल्यूमेन प्रति वाट मात्रक में व्यक्त करने पर डैश होगी। तो 683 होगी, 683 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तापीय साम्य के विचार और तापमान निर्धारण में इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए 1931 में सबसे पहले किसने सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तापीय साम्य के विचार और तापमान निर्धारण में इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए 1931 में सबसे पहले किसने सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो रॉल्फ एच फाउलर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आंद्रे मेरी एम्पियर ने अपनी महान कृति मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक फिनोमिना डिड्यूस्ड सोलेली फ्रॉम एक्सपेरिमेंट किस वर्ष प्रकाशित किया था? आंद्रे मेरी एम्पियर ने अपनी महान कृति मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक फिनोमिना डिड्यूस्ड सोलेली फ्रॉम एक्सपेरिमेंट किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो 1827 में प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की कौन सार्थक अंक मौजूद है, किसमें सार्थक अंक मौजूद है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, इसमें सार्थक अंक मौजूद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की एक तांबा आधारित मिश्र धातुओं को अपनी उच्च प्रतिरोधकता और निम्न ताप गुणांक के कारण मानक प्रतिरोधक बनाने के लिए एक वर्गीय सामग्री माना जाता है। एक तांबा आधारित मिश्र धातुओं को अपनी उच्च प्रतिरोधकता और निम्न ताप गुणांक के कारण मानक प्रतिरोध बनाने के लिए एक वर्गीय सामग्री माना जाता है। तो मैग्नीन हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रूट गेन का मान कितना होता है? एसआई मात्रक में व्यक्त करने के लिए एक रूट गेन आर का मान कितना होता है? तो 2.58 × 10⁻⁻4 कूलम प्रति किलोग्राम, 2.58 × 10⁻⁻4 कूलम प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक सादी क्रानो ने किस वर्ष क्रानो इंजन बनाया, जो एक आदर्श ऊष्मा इंजन के रूप में कार्य करने के लिए ऊष्मा गति सिद्धांत का उपयोग करता है? फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी सादी कार्नो ने किस वर्ष कार्नो इंजन बनाया, जो एक आदर्श ऊष्मा इंजन के रूप में कार्य करने के लिए ऊष्मा गतिकी सिद्धांत का उपयोग करता है? तो 1824 हो जाएगा, 1824 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक कैरेट का मान कितना होता है? तो एक कैरेट ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, तो 200 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तांबे के जल्दी गर्म होने के कारण इसका प्रयोग बर्तनों के लिए किया जाता है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तांबे के जल्दी गर्म होने के कारण इसका प्रयोग बर्तन के लिए किया जाता है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 386.4 जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा, 386.4 जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से उच्च समरूपता मौजूद होने पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते समय कौन सा नियम सबसे अधिक प्रयुक्त होता है? विशेष रूप से उच्च समरूपता मौजूद होने पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते समय कौन सा नियम सबसे अधिक अधिक बार प्रयुक्त होता है? तो गॉस का नियम हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की 1995 में भौतिकविद एरिक कॉर्नेल और कार्ल बीमैन ने किस समस्थानिक का उपयोग करके पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया था? 1995 में भौतिकविद एरिक कॉर्नेल और कार्ल बीमैन ने किस समस्थानिक का उपयोग करके पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया था? तो रूबिडियम 87 हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की 1862 में घूर्णन दर्पण उपकरण का उपयोग करके प्रकाश की चाल का प्रथम सटीक मान किसने प्राप्त किया था?
1862 में घूर्णन दर्पण उपकरण का उपयोग करके प्रकाश की चाल का प्रथम सटीक मान किसने प्राप्त किया था? तो जीन बर्नार्ड लियोन फूको ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1931 में बीटा 6 के लिए ऊर्जा और संवेग के संरक्षण नियमों का उपयोग करते हुए एक नए कण, जिसे अब न्यूट्रिनो के रूप में जाना जाता है, के अस्तित्व का पूर्वानुमान किसने किया था? 1931 में बीटा 6 के लिए ऊर्जा और संवेग के संरक्षण नियमों का उपयोग करते हुए एक नए कण, जिसे अब न्यूट्रिनो के रूप में जाना जाता है, के अस्तित्व का पूर्वानुमान किसने किया था? तो वोल्फ गैंग पॉली हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1816 में वायु में रुद्रोष्म संपीड़न के ध्यान में रखते हुए ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र को किसने संशोधित किया था? 1816 में वायु में रुद्रोष्म संपीड़न को ध्यान में रखते हुए ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र को किसने संशोधित किया था? तो पियरे साइमन लाप्लास ने, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन की कौन सा नियम सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाया था? कौन सा नियम सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाया था? तो बीन का विस्थापन नियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो है ध्वनि गति जो है वो बढ़ जाती है, यानी ध्वनि गति बढ़ जाएगी, जबकि प्रतिध्वनि सुनने की जो न्यूनतम दूरी है वो भी बढ़ जाएगी, प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों के प्रक्षेप पथ की आकृति क्या हो सकती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों के प्रक्षेप पथ की आकृति क्या हो सकती है? तो कुंडलिनी पथ हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिताओं के एसआई मात्रक में एक क्यूरी का मान कितना होता है? रेडियो धर्मिताओं के एसआई मात्रक में एक क्यूरी का मान कितना होता है? तो 3.7 गुना 10 विघटन प्रति सेकेंड, 3.7 गुना 10 विघटन प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की कौन सा ऊष्मागति तंत्र में अवस्था फलन या अवस्था चर नहीं है? कौन सा ऊष्मागति तंत्र में अवस्था फलन या अवस्था चर नहीं है? तो ये कार्य हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा कार्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की कौन सा कथन सही है? घर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो स्थैतिक घर्षण आसन गति का विरोध करता है और गतिक घर्षण वास्तविक गति को विरोध करता है। स्टैटिक घर्षण आसन गति को विरोध करता है और गतिज घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है? किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च और परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है? तो ये तारपीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की अवपात एक प्रकार का क्या है? तो भूसंकलन है। अवपात जो एक प्रकार का भूस्खलन है। ठीक है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि स्टीफन बोल्ट्जमान स्थिरांक का सैद्धांतिक मान कितना है, जो कि किसी कृष्णिका द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में उत्सर्जित शक्ति को उसके ऊष्मागतिकीय ताप के फलन के रूप में परिभाषित करता है? तो 5.67 गुना 10⁻⁻8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4 हो जाएगा। 5.67 गुना 10⁻⁻8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन की ऊष्मागति तंत्र में ऊष्मा
पार्थ दीवार का कार्य क्या है? ऊष्मागति तंत्र में ऊष्मा पार्थ दीवार का कार्य क्या है? तो यह तंत्रों के बीच ऊष्मा का प्रभाव होने देती है, यह तंत्रों के बीच ऊष्मा का प्रभाव होने देती है। ऑप्शन जो है इसका ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों के निर्माण सूर्य की युवा अवस्था के चारों ओर मौजूद पदार्थों के बादल से हुआ है? किस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों के निर्माण सूर्य की युवा अवस्था के चारों ओर मौजूद पदार्थों के बादल से हुआ है? तो निहारिका परिकल्पना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि उस सिद्धांत का क्या नाम है जो यह स्पष्ट करता है कि तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो सभी दिशाओं में फैलती है और एक नया तरंग बनाती है? तो ये हाइगेंस का सिद्धांत हो जाएगा, हाइगेंस का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की 1925 में प्रकाशित क्वांटम यांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े होने के लिए किनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है? 1925 में क्वांटम यांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े होने के लिए किसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है? तो ये वर्नर हाइजेनबर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के रोम का विनिर्माण के बाद केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है? किस प्रकार के रोम का विनिर्माण के बाद केवल एक बार प्रोग्राम किया जाता है? तो पी रोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आत्म प्रेरणा क्या है? तो किसी कुंडली में उसकी अपनी धाराओं में परिवर्तन के कारण ईएमएफ का प्रेरणा, किसी कुंडली में उसकी अपनी धाराओं में परिवर्तन के कारण ईएमएफ का प्रेरणा हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या है? गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या है? तो बॉक्स के विराम अवस्थाओं में होने पर उनके अणुओं की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का योग होता है। बॉक्स के विराम अवस्थाओं में होने पर उनके अणुओं की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का योग होता है। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.308 सेंटीमीटर में कितने सार्थक अंक होते हैं? तो 4 सार्थक अंक है, यानी 4 सार्थक अंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत गैस और धूल के घूर्णी बादलों से सौरमंडल के निर्माण की व्याख्या करती है? कौन सी परिकल्पना सिद्धांत गैस और धूल के वो घूर्णी बादल से सौरमंडल का निर्माण की व्याख्या करती है? तो निहारिका परिकल्पना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेग को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है? आवेग को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो बल और समय का गुणनफल, यानी आवेग बराबर होता है बल और समय का गुणनफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो डेटा पुनर्प्राप्ति की स्पीड में वृद्धि करना। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लघु खगोलीय पिंडों के संगठन और संलग्न से ग्रह निर्माणों की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लघु खगोलीय पिंडों के संगठन और संलग्न से ग्रह निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन यांत्रिकी में आवेग के सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कौन यांत्रिकी में आवेग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो बल और उसके कार्य करने के समय का गुणनफल हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंग के आने का सही क्रम क्या है? भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों के आने का सही क्रम क्या है? तो पी तरंग, उसके बाद एस तरंग और पृष्ठीय तरंग, पी तरंग, एस तरंग और पृष्ठीय तरंग हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की स्थिति और गति के कारण उसकी कुल ऊर्जा के संदर्भित करने वाली यांत्रिक ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति और गति के कारण उसकी कुल
ऊर्जा की संदर्भित करने वाली यांत्रिक ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या होता है? तो ml² t-2, ml² t-2 होता है। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन डैश से भी निम्न इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन डैश से निम्न आवृत्तियों पर विमान के वैक वोर्टेक्स क्लियर एयर टर्बुलेंस टोर्नेडो और भूकंपीय घटनाओं को दूर से पता लगाने में सक्षम बनाता है। तो ये 20 हर्ट्ज हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से निम्न आवृत्तियों पर विमान के वैक वोर्टेक्स क्लियर एयर टर्बुलेंस टोर्नेडो और भूकंपीय घटनाओं को दूर से पता लगाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त क्या है? तो प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए। प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या इंगित करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक सामर्थ्य। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या इंगित करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक सामर्थ्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस भौतिक राशि का द्रव्यमान और समय आयाम शून्य होता है? किस भौतिक राशि का द्रव्यमान और समय आयाम शून्य होता है? तो आयतन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन और स्थिरता और उपयोग के संदर्भ में रोम और रैम से सबसे बेहतर तरीके से अलग करता है? कौन सा कथन और स्थिरता और उपयोग के संदर्भ में रोम और रैम से सबसे बेहतर तरीके से अलग करता है? तो रैम जो होता है वो अस्थिर और अस्थायी डेटा स्टोर करता है, जबकि रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल और बूट निर्देश स्टोर करता है। रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल और बूट निर्देश स्टोर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है? तो हार्ड डिस्क जो है वो द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर परिमाण का निर्धारण मूल आवेशों के संख्यात्मक मान को डैश के बराबर निर्धारित करके किया जाता है। एम्पियर परिणामों का निर्धारण मूल आवेशों के संख्यात्मक मान को डैश के बराबर निर्धारित करके किया जाता है। तो 1.60217634 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, यानी 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर में कोर डैश से बना होता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर में कोर जो है वो किसका बना होता है? तो उच्चतर अपवर्तनांक वाले पदार्थ के बना होता है। ठीक है, चलिए हीरे के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24.4। हीरा के लिए क्रांतिक कोण 24.4 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, यानी कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी यह डेटा को बरकरार रखती है? कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, यानी कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी यह डेटा को बरकरार रखती है? तो रोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? तो वायु में ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली बंद होने पर किस प्रकार की मेमोरी अपना समस्त संग्रहित डेटा खो देती है? तो ये रैम जो है वो मेमोरी यानी बिजली बंद होने पर अपना सारा डेटा जो है वो खो देती है। ठीक है, तो ये रैम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत होते हैं तथा भिन्न भिन्न निकायों पर कार्य करता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है और अर्थात कंप्यूटर ऑफ होने पर इसका कंटेंट हट जाता है? कौन सा मेमोरी अस्थिर होता है और कंप्यूटर ऑफ होने पर इसका कंटेंट हट जाता है? तो रोम हो जाएगा, यानी रैम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की दीवारों और अन्य पृष्ठों से पुनरावृत्त परावर्तन के कारण किसी बड़े हॉल में ध्वनि के सुनाई देते रहने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? दीवार और अन्य पृष्ठों से पुनरावृत्ति परावर्तन के कारण किसी बड़े हॉल में ध्वनि के सुनाई देने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो अनुरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेजी गति से गतिमान है
तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को पराध्वनिक कहते हैं, उस स्थिति को पराध्वनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा रैम और रोम के बीच सही अंतर का वर्णन करता है? तो जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाए तो रैम अपना कंटेंट खो देता है, जबकि रोम अपना डेटा बरकरार रखता है। यानी रैम जो है अपना कंटेंट खो देता है बिजली बंद होने पर, जबकि रोम अपना डेटा बरकरार रखता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस परिघटनाओं को क्या कहते हैं जब एक तार बर्फ के एक टुकड़े को बिना विपाटित किए हुए गुजारा जाता है और तार गुजरने के बाद जल पुनः जम जाता है। उस परिघटना को क्या कहते हैं जब एक तार बर्फ के एक टुकड़े को बिना विपाटित किए हुए गुजारा जाता है और तार गुजरने के बाद जल पुनः जम जाता है? तो ये पूर्ण हिमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी का एक विशेषता है? कौन सी कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी का एक विशेषता है? तो यह प्रोसेसिंग के दौरान त्वरित एक्सेस के लिए डेटा को अस्थायी रूप से रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनिक चाल भी बराबर यानी तरंगदैर्घ्य बटे आवर्तकाल होता है। यानी आधुनिक चाल भी बराबर तरंगदैर्घ्य बटे आवर्तकाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य बराबर यानी चाल बराबर ध्वनि की चाल बराबर तरंगदैर्घ्य बटे आवर्तकाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के मुख्य उपयंत्र है? तो नियंत्रण यूनिट, अंकीय यूनिट और लॉजिक यूनिट। नियंत्रण यूनिट, अंकीय यूनिट और लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति और काल अवधि के बीच संबंध क्या है? तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति f और काल अवधि t के बीच संबंध क्या है? तो दोस्तों आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल होता है। ठीक है, चलिए सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो निर्देशों और डेटा के प्रभाव को निर्देशित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि हम वेग के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें तो आयाम क्या हो जाएगा? यदि हम वेग के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें तो इसका आयाम हो जाएगा L² T-1 L T-1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ध्वनि तीव्रताओं के बीच के अनुपात को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक साहित्य में प्रयुक्त अधिमानित इकाई क्या है? दो ध्वनि तीव्रताओं के बीच के अनुपात को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक साहित्य में प्रयुक्त अनुमानित यानी अधिमानित इकाई क्या है? तो डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प सीपीयू के दो मुख्य घटकों के उनके कार्यों को विशुद्ध यानी उनकी कार्यों को प्रशुद्ध रूप से निरूपित करता है? तो ALU और CU यानी गणना करते हैं और सभी कंप्यूटर संक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ALU जो है ये गणना करता है, जबकि CU जो है वो सभी कंप्यूटर संक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर कंट्रोल यूनिट की भूमिकाओं का सटीक वर्णन करता है? कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर कंट्रोल यूनिट की भूमिकाओं का सटीक वर्णन करता है? तो हो जाएगा यह कंप्यूटर के सभी घटकों की गतिविधियों को निर्देशित करता है और समन्वित करता है। यह कंप्यूटर के सभी घटकों की गतिविधियों को निर्देशित करता है और समन्वित करता है। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या है? तो रन कर रहे प्रोग्राम के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ऑडियो आउटपुट के लिए डिजिटल सिग्नलों को ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये स्पीकर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर डैश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पावर परियोजना नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है, कौन सी पावर परियोजना नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है। तो ये कल्पक्कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नाभिकीय आपदाओं के लिए निवारक उपाय है। तो उपकरण या प्रचालक विफलताओं को पता लगाने के लिए व्यापक निगरानी और नियमित परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणालियों में कितनी परस्पर स्वतंत्र मूल राशियां हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणालियों में कितनी परस्पर स्वतंत्र मूल राशियां होती है। तो ये 7 होती है, 7 हो जाएगा, ठीक है। घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत घर्षण बल की जो दिशा होती है वो सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की स्पर्श स्वर्ण पात्रक स्वर्ण पत्रक प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो रदरफोर्ड को हो जाएगा, रदरफोर्ड को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी किस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। तो प्राथमिक मेमोरी जो है वो रैम है, यानी रैम है, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। कौन सी विमाहीन राशि है। तो अपवर्तन सूचकांक जो है विमाहीन राशि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीकी ध्वनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। तो सोनार का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की आकाशगंगाओं के बीच के असीम दूरी कैसे मापी जाती है। तो आकाशगंगाओं के बीच की असीम दूरी को प्रकाश वर्ष से मापते हैं। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्रथम क्वेश्चन है कि 1864 में द्रव्यानुपाती क्रिया नियमों को विकसित करने का श्रेय किन दो रसायनों को दिया जाता है जो यह बताता है कि अभिकारकों की सांद्रता यह निर्धारित करती है कि रासायनिक परिवर्तन कितना शीघ्र होता है। यानी 1864 में द्रव्यानुपाती क्रिया नियम को विकसित करने का श्रेय किन दो रासायनिकों को दिया जाता है जो यह बताता है कि अभिकारकों की सांद्रता यह निर्धारित करती है कि रासायनिक परिवर्तन कितना शीघ्र होता है। तो कैटो एम गोल्डबर्ग और पीटर वागो ने कैटो एम गोल्डबर्ग और पीटर वागो हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य विलयन में समानता सोडियम हाइपोक्लोराइड का द्रव्यमान कितना प्रतिशत होता है। तो 3.62% हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल निर्मित करती है जो प्राथमिक अभिक्रिया उत्पाद है जिसका दवाओं के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कॉल्वे अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी समानता आणविक संरचना कार्बनिक यौगिक के वर्गों को अभिलक्षित करती है जिन्हें डायजोनियम यौगिक या डायजोनियम लवण के रूप में जाना जाता है। कौन सी समानता आणविक संरचना कार्बनिक यौगिक के वर्गों को अभिलक्षित करती है जिन्हें डायजोनियम यौगिक या डायजोनियम लवण के रूप में जाना जाता है। तो ये Rn2+X- हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एल्कोसाइड आयन SN2 तंत्र के माध्यम से प्राथमिक एल्काइल हैलाइड पर आक्रमण करता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है। जब एल्कोसाइड आयन SN2 तंत्र के माध्यम से प्राथमिक एल्काइल हैलाइड पर आक्रमण करता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है। तो विलियमसन संश्लेषण होती है, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलोपेक्टिन एक शाखित श्रृंखला पॉलीसेकेराइड है जो मुख्य रूप से डैश द्वारा संलग्न ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। इलोपेक्टिन एक सांखित श्रृंखला पॉलीसेकेराइड है जो मुख्य रूप से डैश द्वारा संलग्न ग्लूकोज इकाई से बना होता है। तो अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक आबंध हो जाएगा,
ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की कौन सा तत्व लेंथेनाइड वर्ग के तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है? कौन सा तत्व लेंथेनाइड वर्ग के रूप में वर्ग के तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सीरियम हो जाएगा, सीरियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल इसके लवण, फफूंद, खमीर और कवक की वृद्धियों को रोकने के लिए व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो सॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल और इसके लवण, फफूंद, खमीर और कवक की वृद्धियों को रोकने के लिए व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो सॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा द्रव प्रत्यास्थलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? कौन सा द्रव प्रत्यास्थलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो महाधमनी के ऊतक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेसन परीक्षण में आयरन सल्फेट विलयन की उपस्थिति में विलयन के भागों को उष्मा देने पर पर्शियन नील के अवक्षेपण के निर्माण से कौन सा तत्व प्रकट होता है? लेसन परीक्षण में आयरन सल्फेट विलयन की उपस्थिति में विलयन के भागों को उष्मा देने पर पर्शियन नील के अवक्षेप के निर्माण में कौन सा तत्व प्रकट होता है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी उष्मागतिकी राशि रासायनिक अभिक्रियाओं की सहजता निर्धारण में मदद करती है? कौन सी उष्मागतिकी राशि रासायनिक अभिक्रियाओं की सहजता निर्धारण करने में मदद करती है? तो गिब्स मुक्त ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग अमोनिया संश्लेषण के लिए हैबर प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो ये आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो अज्ञात समीकरण कौन सा है जो बफर विलयन के घटकों दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार लवण की सांद्रता और उसकी पीएच को संबंध करता है? तो हेंडरसन हेचल बैच समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरमन कॉल्बे ने 1845 में कार्बनिक पदार्थ से प्रथम बार कौन सा अम्ल बनाया था? हरमन कॉल्बे ने 1845 में कार्बनिक पदार्थ से प्रथम बार कौन से अम्ल बनाया था? तो ये एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैव रासायनिकों को प्रोटीन विशेषकर इंसुलिन की संरचना पर उनके कार्यों के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो फ्रेडरिक सेंगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार कौन सा अम्ल को परिभाषित करता है? ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार कौन सा अम्ल के परिभाषित करता है? तो ये एक प्रोटॉन दान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्पर्श प्रक्रम का उपयोग निम्नलिखित में किस रासायनिक के निर्माण के लिए किया जाता है? स्वस्पर्श प्रक्रम का उपयोग किस रासायनिक के निर्माण के लिए किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत किसके अनुसार सभी तत्व सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने होते हैं कब प्रकाशित किया था? जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत जिसके अनुसार सभी तत्व सूक्ष्म अविभाजित कणों से बना होता है, इसको कब प्रकाशित किया था? तो 1808 में प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफाई की गुणवत्ताओं को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गढ़ा करने के लिए गैर आयनिक डिटर्जेंट अभिक्रियाओं में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये स्टीयरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा तत्व एक्टिनाइड वर्ग के तत्व के अंतर्गत आता है? यानी कौन सा तत्व जो है वो एक्टिनाइड वर्ग के तत्वों के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा दोस्तों ये थोरियम, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा थोरियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PS2 वाला विलयन PS4 वाले विलयन से कितना गुना अम्लीय होता है? तो ये 100 गुना अम्लीय होता है। PS2 PS4 से 100 गुना अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा परिकल्पना निश्चित अनुपातों के नियम को व्याख्या करता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों की कौन सी परिकल्पना निश्चित अनुपातों के नियमों का व्याख्या करती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। ऑप्शन जो इसका डी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कौन सा गुण बढ़ता है? तो आयनीकरण एंथैल्पी बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि यदि पी कोलाइडी समरूप प्रतीक होता है तो वास्तव में यह डैश होगा, तो विषम जातीय मिश्रण होगा। यदि पी कोलाइड समरूप प्रतीक होता है तो वास्तव में यह विषम जातीय मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा युग्म संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म के रूप में कार्य करता है? तो NH4 और NH3 हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 में पहली बार किन दो शोधकर्ताओं ने स्वतंत्र रूप से सुझाव दिया कि अम्ल क्षार अभिक्रियाओं को प्रोटीन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में बनाया जा सकता है? 1923 में पहली बार किन दो शोधकर्ताओं ने स्वतंत्र रूप से सुझाव दिया कि अम्ल क्षार अभिक्रियाओं को प्रोटॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में माना जाता है? तो ये JN ब्रोस्टेड और थॉमसन एम लोरी, JN ब्रोस्टेड और थॉमसन एम लोरी हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की धातुकर्ताओं में प्रयुक्त कौन सी विधि विशेषज्ञ कार्बोनेट अयस्क को गर्म करके धातु या ऑक्साइड के निर्माण के वर्णन करता है? तो ये निस्तापन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की औद्योगिक रूप से कौन सा अम्ल मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करके मेथनॉल की कार्बोनिलन द्वारा उत्पादित किया जाता है? औद्योगिक रूप से कौन सा अम्ल मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करके मेथनॉल के कार्बोनिलन द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार किसी यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार समान तत्व हमेशा समान अनुपात में होते हैं? तो निश्चित अनुपात का नियम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा तत्व पी ब्लॉक में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन जो है पी ब्लॉक तत्व के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लचीला और अनुकूलनशील बहुलक प्रायः औद्योगिक ब्रश और ट्यूब ब्रश और अन्य सफाई आपूर्तियों में पाया जाता है? कौन सा लचीला और अनुकूलनशील बहुलक प्रायः औद्योगिक ब्रश या ट्यूब ब्रश और अन्य सफाई आपूर्तियों में पाया जाता है? तो नायलॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस्पात उद्योग में इस्पात को कठोर बनाने के लिए किस सामग्री का आवश्यकता होती है? तो मैग्नीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा और सिरके की अभिक्रियाओं से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग सोडा और सिरके की अभिक्रियाओं से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को मंद करने वाले पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को मंद करने वाले पदार्थों को किस नाम से जाना जाता है? तो संदमक के नाम से जाना जाता है। संदमक हो जाएगा। ठीक है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स, लोहे में जंग लगना ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में समानता संक्रमण तत्व पाए जाते हैं? तो डी ब्लॉक में। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक से संबंधित है? तो कैल्शियम जो है एस ब्लॉक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की कौन सा तत्व HCl के सहयोगी क्षारक है? कौन सा तत्व HCl का सहयोगी क्षारक है? तो Ci हो जाएगा। ठीक है, Cl क्लोरीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी परिकल्पना द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाती है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रासायनिक विज्ञान का कौन सा मूलभूत नियम इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव एक निश्चित 1:8 द्रव्यमान अनुपात में संयुक्त होकर जल बनाते हैं? जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा
इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 यानी 8 दूना 16 होता है। ऑक्सीजन का 8 परमाणु संख्या होता है और द्रव्यमान जो है वो 16 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 8 है 16, यानी 1:8 हो जाएगा। तो ये कराए कौन सा नियम से, यानी रसायन विज्ञान का कौन सा मूलभूत नियम इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव एक निश्चित अनुपात 1:8 द्रव्यमान अनुपात में संयोजित होकर जल बनाते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का औद्योगिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पेट्रोलियम के परिशोधन में कच्चे तेल को उच्च क्वथनांक वाले अंशों जैसे कि स्नेहक तेल से पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो प्रभाजी आसमान विधि अपनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपने रोधी गुणधर्मों के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है? यानी कौन सा खनिज अपने रोधी गुणधर्म के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है? तो ये अबरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 21 होता है? तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है ऑप्शन के हिसाब से? तो डिबिडियम हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक विधियों द्वारा पृथक न किए जाने पर भी मिश्रित धातुओं को मिश्रण क्यों माना जाता है? भौतिक विधियों के द्वारा पृथक न किए जा सकने पर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण क्यों माना जाता है? तो यह अपने संगठकों के गुणधर्म को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन परिवर्तित हो सकती है। यह अपने संगठकों के गुणधर्म को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन परिवर्तित हो सकती है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प आयनिक आवरण द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है? कौन सा विकल्प जो है वो आयनिक आवरण के द्वारा निर्मित यौगिक का सही निरूपण करता है? तो NaCl हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा NaCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1869 में आवर्त सारणी के पहले व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त संस्करण को प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आवर्त यानी 1869 में आवर्त सारणी के पहले व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त संस्करण को प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये मेंडलीव को हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की विशेषता उसके डैश के आवर्ती फलन होते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेवरेज उद्योग में शीतल पेय और सोडा जल की बोतलों को उच्च दाब पर क्यों सील किया जाता है? बेवरेज उद्योग में शीतल पेय और सोडा जल की बोतलों को उच्च दाब पर क्यों सील किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 समान गुण वाले तत्वों के समूह को डोबेराइनर ने क्या नाम दिया था? 3 समान गुण वाले तत्वों के समूह को डोबेराइनर ने जो है त्रिक नियम दिया था। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रसायन अचार को परीक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा रसायन अचार को परीक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इस सिरका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया शुरू होने से पूर्व जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया शुरू होने से पूर्व ही जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या एक जल प्रदूषक है? यानी इनमें से क्या एक जल प्रदूषक है? तो लीड यानी शीशा जो है एक प्रकार का जल प्रदूषक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? यानी कौन सा विशेषता जो है वो अम्ल की विशेषता नहीं है? तो वो जल में OH- आयन उत्सर्जित करता है, तो ये क्षार करता है ना कि अम्ल करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ये सही है।
इनका स्वाद खट्टा होता है, ये भी सही है। वो क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा विकल्प उद्योग में प्रयुक्त संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है? कौन सा विकल्प उद्योग में प्रयुक्त संश्लिष्ट बहुलक का एक उदाहरण है? तो नायलॉन 66 हो जाएगा, नायलॉन 66 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित समीकरण का निरूपण नहीं करती है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित समीकरण का निरूपण नहीं करता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोहा Fe4 है, जबकि यहाँ पे लोहा Fe3 है, यानी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो ये जो समीकरण है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो संतुलित नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप तांबे पर चकत्तों का निर्माण होता है, लोहे में जंग लगती है और चांदी का क्रिस्टीकरण होता है? ये सभी संक्षारण कारण होता है, ये सभी संक्षारण के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन दो गैसों की उपस्थिति के कारण होती है? अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन दो गैसों की उपस्थिति के कारण होती है? तो SO2 और NO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को आधुनिक आवर्त नियम के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो ये मेंडलीफ, यहाँ पे रदरफोर्ड नहीं है, इसलिए मेंडलीफ हो जाएगा। यानी मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त नियम के विकास का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की समूह 17 का कौन सा तत्व पृष्ठ, पेयजल, वहितमल, औद्योगिक अपशिष्ट और स्विमिंग पूल और स्पास बैक्टीरिया और वायरस का निराकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये क्लोरीन का उपयोग जो है साफ करने के लिए स्विमिंग पूल, बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा विकल्प एक यौगिक है? तो जल जो है H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बेकिंग सोडा का रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए के मुख्यतः जिम्मेदार है? कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? तो SO2 और NO2 और NO2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की नीचे दिए गए समूह में हाइड्रोजन किस एक समूह से संबंधित है? तो हाइड्रोजन समूह एक का तत्व है, हाइड्रोजन जो है वो समूह एक का तत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग बायोलॉजी भी कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिए हैं और फिजिक्स भी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट जो है स्टैटिक जीके का वीडियो जल्द से जल्द जो है अपलोड हो, तो जल्दी से आप लोग स्टैटिक जीके जो है लिखकर कमेंट कीजिए, या आप लोग ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी लिखकर जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग अपना जो है राय कमेंट के माध्यम से में दे सकते हैं। और जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।